पौथेर पंचाली भाग 23। पिछले भाग में आपने सुना सर जया कभी वापस निशिचंदीपुर जाने का सोचती भी तो उसे दबा जाती थी, यह सोचकर कि वहाँ की जमीन भी बिक चुकी थी और गांव वालों के सामने भविष्य का कुछ बहुत उज्जवल चित्र जो उसने दर्शाया था उसके विपरीत पहले से भी बुरी हालत में थी और ऊपर से विधवा भी हो गई थी। खैर, रामकृष्ण मिशन के प्रभाव से उसे और अपू को काशी से दूसरी जगह जाकर किसी एक धनी परिवार के यहाँ सहारा भी मिला और नौकरी भी। वहां पहुंचकर वह रसोई के काम में लग गई। उसके जैसे वहां अनगिनत नौकर थे। 2-1 महीने में काम में पूरी तरह रम गई। एक दिन चावल का मांड गिरने से उसका पैर जल गया तो उसे रोटी बनाने के काम में लगा दिया गया। नीचे के कमरे में अपू और सरजया रहते थे, जिसका फर्श सीला हुआ था और कमरा बास मारता था। यहाँ अपू के साथ उस घर के लड़के नहीं खेलते थे। बैठक के ग्रामोफोन बजते ही वह दरवाजे पर खड़े होकर गाने सुनता था। अपू ने उन्हें कैरम खेलते देखा तो उसे गांव में खेले हुए अपने खेलों की याद आने लगी। बड़े बाबू के लड़के की शादी बैसाख में थी तो कुटुंब के लोगों ने आना शुरू किया। मालकिन ने सरजया को सौगातें संभालने के काम में लगा दिया। खाने की चीजें देखकर उसका मन करता काश अप्पू को यह सब खिला पाती। नाटक के समय गिरीश सरकार ने अप्पू को अपमानित करके उसकी जगह से भगा दिया। सरजया को भी समय समय पर बहुत छोटा महसूस होता था। शादी के बाद भी उत्सव सा लगा हुआ था घर में। अप्पू को मंझली बहुरानी की सुंदरता मुग्ध कर गई। उसने भी अप्पू से बहुत सहज और बहुत अच्छे से बात की थी। ऐसे ही एक उत्सव में आई हुई एक वृद्धा रानी को देखकर सरजया को अपनी ननद इंदिरा पुरखिन की याद आई तो उसने मन ही मन क्षमा मांगकर प्रायश्चित करना चाहा। अब आगे कथा कहानी काव्य में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीषा। कई दिन बाद अप्पू आंगन से जा रहा था। ऊपर की सीढ़ी से मझली बहू रानी की लड़की लीला उतर रही थी। उसे देखकर बोली, ठहरो, तुम्हारा नाम क्या है? अप्पू है ना? अप्पू बोला, माँ अप्पू नाम से पुकारती है, पर मेरा अच्छा नाम श्री अपूर्व कुमार राय है। वह कुछ आश्चर्य में पड़ गया। इस घर के लड़के लड़कियों ने कभी उससे बात नहीं की थी। लीला पास आकर खड़ी हो गई। कितना सुंदर चेहरा है। रानी दीदी, अत्सी दीदी, अमला दीदी सभी अच्छी हैं और उस जमाने में उसने उन लोगों से अच्छी कोई लड़की नहीं देखी थी। पर इस घर में आकर उसकी पहले की धारणा बिल्कुल बदल गई थी। विशेषकर मझली बहू रानी की तरह कोई स्त्री सुंदर हो सकती है, इसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। लीला भी माँ की तरह सुंदर है। उस दिन जब लीला स्त्रियों की मजलिस में हास्यरस की कविता सुना रही थी तब अप्पू एकटक उसके चेहरे की तरफ देख रहा था। उसने कौन सी कविता सुनाई इस पर उसने विशेष ध्यान नहीं दिया था। लीला बोली, तुम लोग हमारे घर पर कब आए? उस बार जब मैं आई थी तब तो नहीं थे। हम लोग फागुन में आए। तुम लोग कहाँ से आए? काशी से। वही हमारे पिताजी का देहांत हो गया था ना, इसीलिए। अप्पू को विश्वास नहीं हो रहा था। सारी घटना इतनी अवास्तविक और असंभव मालूम हो रही थी। लीला, मझली बहू रानी की लड़की लीला, उसे बुलाकर अपने से बात कर रही थी। खुशी के मारे उसके सारे शरीर में जाने कैसी अनुभूति होने लगी। लीला बोली, चलो मेरे पढ़ने के कमरे में चलकर बैठें। मास्टर साहब के आने का समय हुआ है। आओ चलो। अप्पू ने पूछा, मैं भी चलूं? लीला ने हंसकर कहा, वाह, मैं कह रही हूं चलो, तुम तो बड़े झेपू हो जी। आओ। तुमने मेरे पढ़ने का कमरा नहीं देखा? पश्चिम के सहन के किनारे है। कमरा कोई बड़ा नहीं था पर अच्छा सजा हुआ था। संगमरमर की छोटी सी मेज के सामने 2 चमड़े की गद्दे वाली कुर्सियां थी। एक बड़ी तस्वीर वाला कैलेंडर था। हरी चीनी मिट्टी के केस में एक छोटी सी टाइम पीस खड़ी थी। पुस्तकें रखने का एक छोटा सा दराज था। दीवारों में 4-5 बंधे हुए फोटोग्राफ थे। लीला ने एक चमड़े का अटैची केस खोलकर कहा,
यह देखो, भिगोकर छापने वाली तस्वीर है। मास्टर साहब ने खरीदी है। जो मैं भाग लगाना सीख जाऊंगी तो वह और भी देंगे। तुम यह तस्वीर छापना जानते हो? अपू बोला। तुम भाग लगाना नहीं जानती हो? तुम जानते हो? तुमने भाग लगाया है? अपू ने अपनी शान दिखाते हुए मुंह बिचका कर कहा। मैंने कभी का सीख लिया। मुंह बिचकाने पर अपू का सुंदर चेहरा और भी सुंदर मालूम हुआ। लीला हंसती हुई बोली, तुम तो बहुत मजेदार ढंग से बातें करते हो। बाद में उसने अपू की ठोड़ी में हाथ लगाते हुए कहा, यह क्या है? तिल है। तुम्हारे चेहरे पर तिल अच्छा लगता है। तुम्हारी उम्र कितनी है? 13। मेरी 11 है। मैं तुमसे 2 साल छोटी हूं। अपू बोला। तुमने उस दिन वह हास्य रस की कविता मुंह जबानी सुनाई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। तुम्हें कोई कविता याद है? हाँ, पिताजी की एक पुस्तक से मैंने सीखी है। सुनाओ तो। लीला की आवाज बहुत मीठी है। उसने किसी लड़की की इतनी मीठी आवाज नहीं सुनी थी। अपू ने कंधे हिलाकर कहा, जे जनेर खड़ पेते खेजूर चेटाए घुमिए फल काटे, ताके खाट पौलक खासा मशारी खटिए दिली के खाटे। आवृत्ति के अंत में उसने प्रश्न सूचक ढंग से सिर हिलाया। बोला, दाशु राय की पांचाली की कविता है। मेरे पास वह पुस्तक है। लीला हंसकर लोटपोट हो गई। बोली, वाह, तुम्हें तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें याद है। लीला के मुंह से अपनी प्रशंसा सुनकर अपू फूला नहीं समाया। उसने उत्साह के साथ कहा, और एक कविता सुनाओ। कहकर उसने शहतीर की तरफ देखकर कुछ सोचकर फिर पहले की तरह कंधे हिलाकर कहा, मुनीर चिंता चिंतामणि नाई अन्य आशा, निष्कर्मा लोकेर चिंता तस और पाशा, धनिर चिंता धन आर निरेन बई एर वाका, योगीर चिंता जगन्नाथ फकीरेर चिंता मक्का, ग्रस्तेर चिंता बाजाए रौखते चारी चौलेर ठाट्टा, शिशुर चिंता सदाई माके पशुर चिंता पेटा। इसका मतलब है, मुनि जी जब चिंता करते हैं तो ईश्वर की चिंता करते हैं और उन्हें किसी की आस नहीं। ठलुआ आदमी ताश और पाशे के विषय में सोचता है, धनी धन की चिंता करता है और 99 के फेर में पड़ा रहता है। योगी जगन्नाथ की और फकीर मक्के की चिंता करता है। गृहस्थ किसी तरह अपने ठाट बनाए रखने की बात सोचता है। शिशु मां की चिंता करती है और पशु पेट भरने की फिक्र में रहता है। लीला इन सब बातों का अर्थ नहीं समझ पाई, पर वह फिर से हंसकर लोटपोट होने लगी। बोली, लाओ लिख लो। लीला ने अटैची केस से कलम निकालते हुए कहा, मैं लिखती हूं, तुम बोलो। अपू ने फिर से कविता सुनाई। थोड़ी देर बाद आश्चर्य के साथ बोला, तुमने स्याही नहीं ली, फिर लिख कैसे रही हो? लीला ने अपू के हाथ में कलम दे दी और बोली, यह फाउंटेन पेन है, इसमें स्याही भरी रहती है। क्या तुमने अभी तक फाउंटेन पेन नहीं देखा? अपू ने कलम को उलट पुलट कर कहा, यह तो अच्छी चीज है, स्याही में नहीं डुबानी पड़ती है। इसमें स्याही भरी जो रहती है, देखो दिखाती हूं। वाह, बहुत अच्छी चीज है, देखूं? लीला ने अपू के हाथ में कलम देते हुए हंसकर कहा, लो, मैं यह कलम हमेशा के लिए तुम्हें देती हूं। अपू ने अवाक होकर लीला की तरफ देखा, फिर लज्जित होकर बोला, नहीं, मैं नहीं लूंगा। क्यों? ऐसे ही। क्यों? नहीं। लीला कुछ दुखी हुई, बोली, ले लो ना, मैं पिताजी से दूसरी मंगा लूंगी। लो, हाथ दिखलाओ। यह रही कलम, बस तुम्हारी हो गई। यह मामला अपू को बिल्कुल अद्भुत मालूम हुआ। उसने कहा, पर तुम्हें कोई डांटे तो? लीला बोली, फाउंटेन पेन देने के लिए? नहीं, कोई नहीं डांटेगा। मैं मां से कह दूंगी कि मैंने अपूर्व को दे दिया, पिताजी से और एक मांग लूंगी। पिताजी का फोटो देखोगे? वह कैलेंडर के बगल में टंगा है, ठहरो अभी उतारती हूं। इसके बाद लीला ने कई फोटो उतारे और दिखाए।
उसने अलमारी से कुछ किताबें निकाल कर कहा, मास्टर साहब ने खरीद दी हैं। तुम किस स्कूल में पढ़ते हो? अपू काशी में कुछ दिनों तक स्कूल में पढ़ा था, फिर उसके बाद मौका नहीं लगा था। बोला, काशी में पढ़ता था, अब नहीं पढ़ता हूं। अंतिम बात कहने में संकोच हो रहा था, इसीलिए उसने ऐसे कहा मानो न पढ़ना कोई बड़ा भारी पुरुषार्थ हो। एक पुस्तक में बहुत सी तस्वीरें थी। अपू ने कहा, मुझे एक बार पढ़ने के लिए दोगी? लीला बोली, ले लो, मेरे पास ऐसी बहुत सी तस्वीर वाली किताबें हैं। 3 साल के मुकुल की जिल्दें हैं, माँ के कमरे की अलमारी में हैं। तुम पढ़ो तो मैं ला दूं। अपू बोला, मेरे पास भी किताबें हैं, लाऊं? लीला बोली, चलो तुम लोगों के कमरे में चलें। पर लीला को अपनी कोठरी में ले जाने में अपू को लज्जा मालूम हो रही थी। वहां कोई सामान नहीं था। तकिए के गिलाफ फटे हुए थे, अरगनी पर ओढ़ने की कंथड़ी लटकी हुई थी। लीला फिर भी गई। अपू ने अपने टीन का बक्स खोलकर मुस्कुराते हुए एक पुस्तक निकाल ली और गर्व के साथ कहा, इसमें मेरा लेख है, देखो, छापे के हरफों में मेरा नाम लिखा हुआ है। लीला ने जल्दी से उसे लेते हुए कहा, देखो, यह काशी के स्कूल की वह मैगजीन थी। हरिहर अपने लड़के की लिखी हुई कहानी छपी हुई देखकर नहीं गए। लीला पढ़ने लगी और अपू उसकी बगल में बैठकर उसकी दृष्टि का अनुसरण करता हुआ उसकी पढ़ी हुई पंक्तियों को पढ़ने लगा। उसने उसे समाप्त कर प्रशंसा की दृष्टि से अपू को देखा और थोड़ी देर देखने के बाद बोली, अच्छी तो है, मैं इसे ले जाती हूं, माँ को दिखलाऊंगी कि यह तुम्हारी लिखी हुई है। अपू को बहुत लज्जा मालूम हुई। बोला, नहीं। पर लीला नहीं मानी। वह पत्रिका ले गई। बोली, इसमें निशिचंदीपुर लिखा है। निशिचंदीपुर कहाँ है? निशिचंदीपुर हमारे गांव का नाम है, वहीं हमारा असली घर है। हम काशी जी में तो सिर्फ 1 साल रहे। इतने में छोटी मोक्षदा दरवाजे के पास आकर झांकती हुई बोली, दीदी जी, तुम यहाँ हो और मैं उधर परेशान हो रही हूँ। मास्टर साहब भी बैठे बैठे थक गए। मैंने भी ऊपर नीचे सारे कमरे खोज डाले। किसे पता था कि तुम इस सड़ी सी कोठरी में बैठी होंगी। चलो। लीला बोली, तू जा, मैं आऊंगी। छोटी मोक्षदा बोली, यह कोई बैठने की जगह है? यहां हम ही लोग का सिर दर्द करने लगता है, वहां तुम कैसे बैठोगी? अस्तबल के वे पछाही सईस कभी घोड़ों की जगह पर ना तो झाड़ू लगाते हैं और ना धोते हैं। दीदी जी, यह तो बहुत बुरी बात आ रही है। चलो यहां से, जल्दी निकलो। और 1 मिनट नहीं। लीला बोली, चल, मैं नहीं जाती, मैं आज नहीं पढ़ूंगी। जाकर कह दे कि मैं नहीं पढ़ती। तुझे यहां किसने बकवास करने के लिए कहा है? चल, माता जी से जाकर कह दे कि मैं ऐसा कह रही हूं। छोटी मोक्षदा पांव पटकती हुई चली गई। अपू बोला, तुम्हारी मां नाराज तो नहीं होंगी? तुम मुझसे उस तरह क्यों पेश आई? अगले दिन दोपहर को अपू अपने कमरे में सो रहा था। किसी के धक्के से नींद टूट जाने पर उसने देखा कि लीला बिस्तरे के पास मौजूद है और मुस्कुरा रही है। अपू फर्श पर चटाई बिछा कर सो रहा था। लीला ने घुटने के बल बैठकर उसे धक्का दिया था। अब भी वह उसी ढंग से घुटनों के बल खड़ी खड़ी कौतुक भरी हुई बड़ी बड़ी आंखों से उसे देख रही थी। उसने हंसकर कहा, वाह, ये अच्छा रहा। दोपहर को भी कोई इस तरह सोता है? मैंने बाहर से पुकारा तो देखा यहां तो खर्राटे भरे जा रहे हैं। अपू धोती के किनारे से अपना मुंह पोंछते पोंछते जल्दी से उठ बैठा। बोला, सवेरे पढ़ने नहीं आई? मैं तो पढ़ने का कमरा और दूसरे सारे कमरे देख गया, पर कहीं तुम्हारा पता नहीं लगा। लीला ने अपू के स्कूल की वह पत्रिका अपू के हाथ में दे दी और बोली, मैंने कल रात को तुम्हारी कहानी माँ को पढ़कर सुनाई। माँ ने स्वयं भी पढ़ी, उन्हें बहुत अच्छी लगी। अपू की बाछें खिल गई। साथ ही उसे बहुत लज्जा और संकोच का अनुभव हुआ। तो मझली बहू रानी ने उसकी कहानी पढ़ी है? लीला बोली, मेरे पढ़ने के कमरे में चलो, वहां मैंने तुम्हारे लिए सखा साथी की जिल्दें रख दी हैं। अपू ने अरगनी की तरफ देखा। उसकी अच्छी धोती अभी तक सूखी नहीं थी। इस समय वह जो धोती पहने था उसे पहनकर बाहर नहीं जा सकता। बोला, अभी नहीं आऊंगा। लीला ने विस्मय के साथ कहा, क्यों? अपू ने होंठ दबाकर कौतुक भरी हंसी हंसती। उसे नहीं मालूम था कि इस तरह उसका चेहरा कितना सुंदर दिखता था। लीला ने फिर प्रार्थना के स्वर में कहा,
चलो चलो। अपू ने फिर उसी तरह मुस्कुरा दिया। तुम बड़े जिद्दी लड़के हो जी, एक दफे नहीं कह दिया तो फिर हाँ नहीं कहने के, यही बात है ना। अच्छा ठहरो। यहाँ पुस्तक। अपू से हंसी रोकी नहीं गई और वह फिर खिलखिला कर हंस पड़ा। लीला बोली, बात क्या है, इतना क्यों हंस रहे हो? नहीं नहीं, क्या बात है, बताओ, बताना ही पड़ेगा। अपू ने अर्गनी की तरफ देखकर हंसी भरी आंखों से इशारा भर किया, कुछ कहा नहीं। अब की बार लीला समझ गई। अर्गनी के पास जाकर धोती छू कर बोली, अभी कब सूखी है, तुम बैठो, मैं किताबें ले आती हूं। तुमने फाउंटेन पेन से लिखा है? क्यों, अच्छा लिखता है ना? इसके बाद लीला की लाई हुई पुस्तक दोनों देर तक देखते रहे। पुस्तक को चटाई पर रखकर दोनों अगल बगल घुटनों के बल औंधा लेट कर देख रहे थे। लीला के रेशम की तरह चिकने नरम बाल अपू के खुले हुए बदन से लग रहे थे, जिससे उसे कैसा कैसा मालूम हो रहा था। एकाएक लीला ने पुस्तक से मुंह उठाकर कहा, तुम गाना जानते हो? अपू ने सिर हिलाकर हामी भरी। तो एक गा दो। तुम जानती हो? जरा जरा, शादी के दिन नहीं सुना? छोटी मोक्षदा कमरे में झांक कर बोली, यह रही दीदी जी, मैंने सोचा जो ऊपर नहीं है, पढ़ने के कमरे में नहीं है, तो जरूर यहां होंगी। इधर आओ, दूध पी लो, ठंडा हो गया। हाथ में लेकर तब से मारी मारी फिर रही हूं। चांदी के छोटे गिलास में एक गिलास दूध था। लीला बोली, रख जा, आकर बाद को गिलास ले जाना। नौकरानी चली गई। थोड़ी देर तक तस्वीर देखना जारी रहा। बीच में लीला दूध का गिलास हाथ में लेकर बोली, तुम आधा पी लो। अपू ने लज्जित होकर कहा, नहीं। तुम्हें हर बात के लिए खुशामद क्यों करनी पड़ती है? हमारी मुल्तानी गाय का दूध है, बिल्कुल खीर की तरह है, मेरे अच्छे अप्पू। अप्पू ने आंख नचाते हुए कहा, अच्छे अप्पू, बड़ी आई है। लीला ने दूध का गिलास अप्पू के मुंह से लगाकर सिर हिलाते हुए कहा, बहुत शर्मा शर्मी हो गई, लो मैं आंख मूंद लेती हूं, तुम पी लो। अप्पू ने एक घूंट में थोड़ा सा दूध पीकर मुंह से हटा दिया और जल्दी से धोती के किनारे से मुंह पर लगे हुए दूध का दाग पोंछ लिया। लीला ने ग्लास में मुंह लगाकर बाकी दूध पी लिया। बाद को वह भी खिलखिलाकर हंसने लगी, अच्छा मीठा दूध है ना? तुमने मेरा झूठा क्यों पिया? दूसरे का झूठा खाया जाता है? मेरी खुशी, कहकर वह कुछ रुककर बोली, तुमने कहा कि तुम तस्वीर छापना जानते हो, सो तुम खाक जानते हो। आज मेरी कुछ तस्वीरें छाप तो दो, तब जानू। जेठ के बीचों बीच सरजया ने मांग जांच कर किसी तरह अप्पू के जनेऊ की व्यवस्था की। दूसरे का घर था, इसीलिए ठाकुर जी के सामने वाले सहन के किनारे डरते डरते अनुष्ठान समाप्त हुआ। ब्राह्मणी मौसी ने लड्डू बनाने में सहायता दी। दो एक महाराज न्योता जीमने के लिए बुलाए गए। बाहर के संभ्रांत व्यक्तियों में वीरू गुमाश्ता और दीनू खजांची थे। जनेऊ का अनुष्ठान समाप्त हो जाने के कुछ दिनों बाद अप्पू अपनी कोठरी में बैठकर लीला की दी हुई मुकुल की एक जुल्द पढ़ रहा था। इतने में खुले दरवाजे से किसी ने प्रवेश किया। अप्पू अपनी आंखों पर तो विश्वास नहीं कर सका। बोला, वाह, तुम कब आई? लीला कौतुक और हंसी भरी आंखों से खड़ी थी। अप्पू बोला, वाह, तुम तो अच्छी रही। कह गई कि कलकत्ते से सोमवार को आऊंगी, पर कितने ही सोमवार निकल गए, लौटने का नाम नहीं लिया। लीला हंसकर फर्श पर बैठ गई। बोली, आऊं तो कैसे, स्कूल में भर्ती हो गई हूं, पिताजी ने भर्ती करा दी। पिताजी की तबीयत खराब है, अब हम लोग कलकत्ते में ही रहेंगे। कुछ दिनों की छुट्टी है, इसीलिए माँ के साथ आई, फिर बुधवार को चली जाऊंगी। अप्पू के चेहरे से हंसी गायब हो गई। बोला, इसके माने यह हुए कि तुम लोग यहां नहीं रहोगी? लीला बोली, पिताजी की तबीयत अच्छी हो जाए तो फिर आऊंगी। उसने बाद में फिर मुस्कुराकर कहा, जरा आंख तो बंद किए रहो। क्यों? करो ना। अप्पू ने आंखें बंद कर ली और साथ ही साथ उसके हाथ में कोई एक भारी चीज आ गई। अप्पू के आंख खोलते ही लीला खिलखिलाकर हंस पड़ी। एक कार्डबोर्ड का बक्स उसकी गोद में रखा हुआ था। लीला ने बक्स खोलकर दिखाया कि धोती चादर का अच्छा सा देसी जोड़ा और रेशम का एक कुर्ता है। लीला ने हंसकर कहा, माँ ने तुम्हारे जनेऊ के लिए दिया है, अच्छा है ना, तुम्हें पसंद है? धोती और चादर, खास करके कुर्ता, कीमती था।
ऐसी चीज काम में लाने की बात तो दूर रही, इस घर में पैर रखने से पहले अप्पू ने ऐसी चीजें देखी भी नहीं थी। लीला ने अप्पू के चेहरे की ओर देखकर कहा, महीने भर के अंदर तुम्हारा चेहरा बदल गया है, और भी बड़े दिख रहे हो। नए बामन का जनेऊ जरा देखूं, कान छेदने में लगा तो नहीं? मेरे छोटे ममेरे भाई का भी जनेऊ हाल ही में हुआ है, वह तो रो पड़ा था। एकाएक अप्पू ने मुकुल की एक जिल्द दिखाकर कहा, तुमने यह कहानी पढ़ी है? लीला बोली, कौन सी, देखो। अप्पू ने पढ़कर सुनाई। 200-300 वर्ष पहले स्पेन देश का एक जहाज जो धन तथा रत्नों से पूर्ण था कहीं डूब गया। बहुतों ने उसकी तलाश की, पर कोई यह पता नहीं पा सका कि वह जहाज कहाँ डूबा था। अप्पू ने अभी अभी यह कहानी पढ़कर बहुत आनंद उठाया था। बोला, कोई उसका पता नहीं लगा सका। जानती हो उसमें कितने रुपए हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। उसमें 50 लाख पाउंड की सोना चांदी थी। 1 पाउंड 13 रुपए का होता है। अब गुणा लगाकर देखो। कहकर उसने खुद ही गुणा लगाया और जिस कागज पर गुणा लगाया था उसे दिखाते हुए बोला, ये देखो, इतने रुपए हुए। उसने इससे पहले भी यह हिसाब लगाया था। उसका चेहरा एकाएक चमक उठा। बोला, मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो मैं उसकी तलाश में जाऊंगा, और देख लेना, मैं उसका पता लगाकर ही दम लूंगा। लीला ने कुछ संदेह के साथ कहा, तुम जाओगे? भला तुम कैसे पता पाओगे कि जहाज कहां पर है, यह तो बताओ। यह देखो, लिखा है, पोर्तो प्लाता के पास के समुद्र गर्भ में। मैं जरूर निकाल लूंगा। यह कहानी पढ़कर उसने सोचा था कि यह अच्छा ही हुआ कि अभी तक कोई इस जहाज का पता नहीं लगा पाया। जो सब लोग सब चीज खोज लेंगे तो उसके लिए फिर क्या रह जाएगा? फिर वह बड़ा होकर क्या करेगा? कहीं उसके बड़े होने तक कोई और उसका पता ना लगा ले। लीला कम उम्र होने पर भी बड़ी बुद्धिमती है। उसने सोच साच कर कहा, तुम्हें उनकी तरह जहाज कहाँ मिलने लगा? तुम्हें एक जहाज की जरूरत होगी, उतने ही बड़े जहाज की। वह मिल जाएगा, मैं खरीद लूंगा। बड़े होने पर मेरे पास रुपए नहीं होंगे क्या? अब की बार लीला को कुछ हद तक विश्वास हो गया। उसने अब इस विषय पर कोई तर्क नहीं छेड़ा। थोड़ी देर बाद बोली, क्या तुम कभी कलकत्ता गए हो? अप्पू ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, मैंने नहीं देखा। क्या बहुत बड़ा शहर है? इससे भी बड़ा? लीला हंसकर बोली, कहाँ राजा भोज, कहाँ भुजवा तेली। काशी से भी बड़ा? मैंने काशी नहीं देखी। इसके बाद अप्पू को अपने पढ़ाई के कमरे में ले गई। एक कॉपी दिखाकर बोली, देखो तो कैसा फूल का पौधा बनाया है, ड्राइंग कैसी है? अप्पू थोड़ी देर बाद बोला, मैं जाकर लेटता हूं, मेरा सिर बहुत दुख रहा है। लीला बोली, ठहरो, मैं सिरदर्द मिटाने का एक मंत्र जानती हूं। कहकर उसने दोनों हाथ की उंगलियों से उसका माथा ऐसे दबाना शुरू किया कि अप्पू हंस पड़ा। बोला, गुदगुदी लग रही है। लीला हंसकर बोली, मेरे बड़े ममेरे भाई को कुश्ती सिखाने के लिए एक पहलवान है, उसी से मैंने यह सीखा है। बहुत अच्छा है ना? ठीक हो गया? थोड़े दिनों बाद लीला और उसकी माँ फिर कलकत्ता चली गईं। अप्पू माँ से कहकर एक छोटे से स्कूल में जाने लगा। जिस बड़ी सड़क के किनारे इनका घर था, उससे कुछ दूर चलकर बाईं तरफ छोटी सी गली में एक मंजिले मकान में स्कूल लगता था। 5 मास्टर थे। टूटी हुई बेंचें तथा हत्ते टूटी हुई कुर्सियां और कारिक उड़े हुए ब्लैक बोर्ड थे। कुछ पुराने मानचित्र थे। स्कूल का बस इतना ही सामान था। स्कूल के सामने ही खुली नाली चलती थी। अप्पू की श्रेणी से खिड़की से झांकने पर बगल के मकान की प्लस्तर उड़ी हुई दीवारें दिख पड़ती थीं। वह स्कूल जाते समय देखता था कि भंगी नाली सफाई करके बीच बीच में गंदगी का ढेर नाली के ऊपर उठाकर रखता जा रहा है। दिन भर स्कूल के अंदर हवा रुकी सी रहती थी। पास ही एक पचाही भड़भुजा कच्चा कोयला जलाकर दोपहर के बाद भाड़ सुलगाता था। इसीलिए कच्चे कोयले के धुएं की पतली सी महक वातावरण में बनी रहती थी। अप्पू के सिर में जाने कैसा दर्द होता था, जो स्कूल के बाहर आने पर भी ठीक नहीं होता था। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपको अभी तक ये कहानी कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। आपके कमेंट्स और लाइक हमें प्रोत्साहित करते हैं और इससे चैनल की भी मदद होती है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ कहानियां शेयर कीजिए
और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे हमारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलेंगे। जल्दी ही मिलते हैं कहानी के अगले भाग के साथ।